अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है क्लाडिस्टिक्स। क्लाडिस्टिक बेसिकली एक सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है। जैसे कि हमने पहले बात की है कि मैक्रो टेक्सोनोमी का बेसिक रोल है कि वो कि क्लासिफाई किया जाए हायर टेक्सा को इनटू अकॉर्डिंग टू लीनियर हायरार्की इनटू genus, into the family, order, and likewise in kingdom. तो इसके लिए हम 3 स्कूल ऑफ थॉट्स की बात कर रहे हैं। पहले हमने न्यूमेरिकल फिनेटिक्स की बात कही है जो कि ओवरऑल सिमिलैरिटी की बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं और न्यूमेरिकल मेथड्स को यूज़ करते हैं क्लासिफिकेशन करने में। लेकिन उनका एक मेजर ड्रॉबैक ये रहा है कि वो किसी थ्योरी को बिलीव नहीं करते हैं, वो एवोल्यूशन को निगलेक्ट करते हैं, वो स्पीशी कॉन्सेप्ट को निगलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो कोई साउंड क्लासिफिकेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। क्लाडिस्टिक्स जो हैं वो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट हैं और ये क्लाडिस्ट का जो पॉइनर है वो हेनिंग को कंसिडर किया जाता है, जो कि बिलीव करता है डार्विन के ही फुटप्रिंट्स पर, जो कि है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी वजह से वो स्पीशीज़ की फाइलॉजनी पर बिलीव करता है। और उसका कहना है कि क्लासिफिकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जो कि दैट एम शुड बी रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री, कि जो एंसेस्ट्री है उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए। टैक्सा इस तरह से डिवाइड किए जा सकते हैं, इस तरह से जो है क्लासीफाई किए जा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन एंसेस्टर। अगर कॉमन एंसेस्टर का पता हो तो कॉमन एंसेस्टर ऑब्वियसली जो है वो एक ऐसे टैक्सा जिनका एंसेस्टर सेम होगा उस वो ज़्यादा सिमिलैरिटी रखेंगे बजाय उनके जो कि जिनका एंसेस्टर सेम नहीं है, और उनके करेक्टर्स की स्टडी के साथ हम उनकी प्रॉपर प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये हैनिंग का मानना था। और हैनिंग के मुताबिक उसकी क्लासिफिकेशन जो है वो फाइलॉजनी पे बेस करती है। लेकिन बेसिकली फाइलॉजनी के 2 स्टेप होते हैं। एक है ब्रांचिंग पॉइंट ऑफ लीनिएजेस, यानी कहाँ पर एक लीनिएज जो है, एक टेक्सा जो है वो डिवाइड हो गया है इनटू 2 और मोर टेक्सा, ये है, इसे कहते हैं क्लैडोजेनेसिस। और दूसरा है कि दो जो डिवीजन है उसकी एक्सटेंट ऑफ डेविएशन क्या है, यानी कि एक टेक्सा अगर 2 या 3 दूसरे टेक्सा में डिवाइड हो गया है तो ये तीनों टेक्सा एक जैसे डिफरेंसेस नहीं रखेंगे अपने एंसेस्टर टेक्सा से। हो सकता है कि एक टेक्सा बहुत ज़्यादा डेविएट हो गया हो, एक कम डेविएट हुआ हो, और एक जो है वो अभी तक अपने एंसेस्टर जैसा हो। तो इस केस में इसे हम एनाजेनेसिस कहते हैं, यानी एक्सटेंट ऑफ डेविएशन या एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस। क्लाडिस्ट ने फाइलॉजनी का एक रूल फॉलो किया है, यानी उसने ब्रांचिंग को फॉलो किया है कि कहाँ पर एक टेक्सा जो है वो डेविएट हो गया है इनटू 2 टेक्सा, लेकिन उसने एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस जो है उसको इग्नोर किया है। इस वजह से हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है उसको फाइलॉजनी नहीं मानते हैं, बल्कि हम उसे क्लैडिस्ट का नाम देते हैं क्योंकि ये क्लैडोजेनेसिस पर बेस कर रही है। ठीक है। हैनिंग जो है वो एक एक्सीलेंट टेक्सोनोमिस्ट था और उसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन की है बहुत से इम्पोर्टेंट ग्रुप्स को जो है वो क्लासीफाई करने में। और इसकी जो इम्पोर्टेंस है क्योंकि वो एवोल्यूशन पे बेस कर रही है, तो इसकी जो मेरिट्स हैं वो बहुत से हैं। जैसे कि ये एम्फसाइज़ करता है कि टैक्सा जो हैं वो एवोल्यूशन का प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए जब टैक्सा को हम डिलिमिटेशन करते हैं, इनकी डिवीजन करते हैं स्पीशीज़ को कि ये एक टैक्सा से बिलोंग करते हैं या ये दूसरे टैक्सा से, तो इस बेस पर इनकी एवोल्यूशन हिस्ट्री को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप एक टैक्सा में कोई ऐसे इंडिविजुअल नहीं रख सकते जिनके इंडिविजुअल जो हैं वो 2 डिफरेंट एंसेस्टर से बिलोंग करते हों। एक टैक्सा जो है उसमें वही आप इंडिविजुअल रखेंगे जिनका एंसेस्टर सेम होगा। जिनके एंसेस्टर सेम नहीं है उनको आप एक ही टैक्सा में नहीं रख सकते। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरा ये है कि एक कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे, यानी क्लासिफिकेशन एक ऐसी होनी चाहिए जिससे आप जो आपके स्पीशी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को पे असरअंदाज हो, यानी आप उससे स्पीशी की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री जान सकें। तो
ये जो करैक्टर्स हैं उनकी स्टडी से आप जो हैं वो ये फाइंड आउट कर सकते हैं या क्लासिफिकेशन ऐसी कर सकते हैं जिससे जो ये क्लासिफिकेशन एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को शो करती हो। तो क्लाडिस्ट भी यही एम करते हैं। थर्ड जो एक बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं ब्रेक थ्रू था क्लासिफिकेशन में, वो ये है कि वेइंग ऑफ करेक्टर्स, हैनिंग इनकॉर्पोरेट वेइंग ऑफ करेक्टर्स वाइल स्टडिंग द टेक्सा और वाइल डिलिमिटिंग द टेक्सा। जब टेक्सा को डिफ्रेंशिएट किया जाता है, डिलिमिट का मतलब है कि एक टेक्सा जब बनाया जाता है, जब आप मतलब स्पीशी को डिलिमिट लिमिट कर देते हो कि ये टेक्सा, ये स्पीशीज़ इस टेक्सा की हैं और ये इस टेक्सा की हैं, जहाँ आप लाइन खड़ी कर देते हो कि यहाँ से यहाँ तक एक टेक्सा और यहाँ से यहाँ तक दूसरा टेक्सा, इसे आप डीलिमिटेशन ऑफ टेक्सा का नाम देते हो। तो डीलिमिटेशन ऑफ टेक्सा में वेइंग ऑफ करेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसी हवाले से बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको जिससे करेक्टर डिवाइड किए जाते हैं। आपको ये सब टर्मिनोलॉजी एंड पे ग्लॉसरी में मिलेंगी एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ये टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह से याद करनी है क्योंकि हर दफ़ा ये टर्मिनोलॉजी स्पेशली पूछी जाती हैं, लाइक डिफ़ाइन दिस और डिफ्रेंशिएट बिटवीन दिस एंड दिस। तो आपने ये जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं मैं इनको पहले एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह से, इनकी डेफिनेशन जहाँ पर दी नहीं है लेकिन ग्लॉसरी में दी गई हैं, आपने वहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है। तो क्योंकि वेइंग ऑफ करेक्टर्स इंपॉर्टेंट है तो करेक्टर्स को डिवाइड किया जाता है। एक तरह के वो करेक्टर हैं जो कि पेरेंटल करेक्टर्स हैं, यानी इंडिविजुअल में, जैसे हम में पेरेंटल करेक्टर है वर्टिब्रल कॉलम जो कि हमने एज सच रिटेन किया है, ऐसे करेक्टर प्लीजोमॉर्फिक करेक्टर कहलाते हैं। लेकिन आपने कोई करेक्टर लिया है और उसे आपने डिराइव कर लिया, चेंज कर लिया, जैसे कि हमने स्केल्स को, रेप्टाइल के स्केल्स को डिराइव कर लिया इनटू हेयर, चेंज कर लिया, तो ऐसे करेक्टर डिराइव्ड करेक्टर या एपोमॉर्फिक करेक्टर्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। एक और तरह के करेक्टर्स जो हैं वो कहलाते हैं साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स, और क्लैडिस्ट जो हैं वो साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स की ही तलाश में होते हैं और इनकी जो क्लासिफिकेशन जो टेक्सा को डिलिमिट किया जाता है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर। तो एक साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर ऐसा करेक्टर होता है जो कि जो टेक्सा हैं नेचुरल टेक्सा वो शेयर करते हैं, लेकिन वो नियरेस्ट जो टेक्सा हैं वही शेयर करते हैं, जो फार ऑफ टेक्सा हैं वो उनमें पाया नहीं जाता। और यही जो साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स होते हैं यही आपको कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में बताते हैं, यानी कि बर्ड्स और हम में, मैमल्स में ऐसे करेक्टर जो कि स्टिल शेयर हैं और वो हमें बताएंगे कि वी हैव कॉमन एंसेस्ट्री जो कि रेप्टिलियन है। ठीक हो गया। तो कुछ ऐसे करेक्टर जो कि हमने डिराइव कर लिए हैं, कुछ ऐसे करेक्टर जो कि हमने नियरेस्ट कॉमन एंसेस्टर होने की वजह से दो टेक्सा ने रिटेन कर रखे हैं, वो साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर्स हैं। तो ये साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन क्लैडिस्ट एनालिसिस। तो क्लैडिस्ट एनालिसिस जो है वो क्लैडिस्ट जो है वो दो प्रोसेसेस पर मुश्तमिल है। एक है क्लैडिस्टिक एनालिसिस और दूसरी है क्लैडिस्टिक क्लासिफिकेशन। एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम टेक्सा की एनालिसिस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइनेपोमॉर्फिक करेक्टर और टेक्सा बनाते हैं, ठीक है, ब्रांचिंग पॉइंट्स बनाते हैं कि ये टेक्सा जो है ये स्प्लिट हो गया है इनटू टू टेक्सा। जबकि क्लासिफिकेशन में हम वही लीनियर हायरार्की क्रिएट करते हैं कि हम ये करते हैं कि कौन से टेक्सा को मिलाकर हमने अब जीनस बनाना है, फिर हमने फैमिली बनानी है, ऑर्डर बनानी है। तो क्लैडिस्ट आर वेरी सक्सेसफुल इन द क्लैडिस्ट एनालिसिस। उनका क्लैडिस्ट एनालिसिस अच्छा है, लेकिन उनकी क्लैडिस्ट क्लासिफिकेशन जो है उसमें काफ़ी जो है वो खामियाँ हैं, क्योंकि वो होलोफाइलेटिक टेक्सा बनाते हैं, मोनोफाइलेटिक टेक्सा नहीं। अब मोनोफाइलेटिक और होलोफाइलेटिक टेक्सा में क्या फ़र्क है, ये भी दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि आप लोगों को ग्लॉसरी से मिलेंगी, आपको ये आनी चाहिए। होलोफाइलेटिक टेक्सा जो हैं वो सिर्फ क्लैडिस्ट ही बनाते हैं और उनका कहना है कि जितने भी मेंबर जो कि एक ही एंसेस्टर से डिसेंड हुए हों उन सब को मिलाकर एक टेक्सा बनाया जाता है, वो होलोफाइलेटिक है। चाहे वो जितना भी डेविएट एक दूसरे से मेंबर कर रहे हैं लेकिन वो होलोफाइलेटिक टेक्सा में आएंगे। जबकि मोनोफाइलेटिक टेक्सा जो है वो मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट बनाते हैं और मोनोफाइलेटिक टेक्सा में ये ज़रूरी है कि मोनोफाइलेटिक टेक्सा के मेंबर सब के सब जो हैं वो एक ही, उनका एंसेस्टर सेम हो, लेकिन एक एंसेस्टर के सभी मेंबर जो हैं वो मोनोफाइलेटिक टेक्सा में नहीं आते हैं। समझ आ रही है इस बात की? कहने का मकसद ये है
कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगेन रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स की एग्ज़ाम्पल हैं। मैमल्स और बर्ड्स जो हैं वो रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं, तो क्योंकि वो उनका एंसेस्टर कॉमन है, तो होलोफाइलेटिक टैक्सा में रेप्टाइल भी, मैमल्स भी आ जाएंगे और बर्ड्स भी आ जाएंगे, क्योंकि वो एक एंसेस्टर के सभी डिसेंडेंट्स को मिलाकर जो है वो होलोफाइलेटिक टैक्सा बनाया जाता है, जो कि रॉन्ग है। मोनोफाइलेटिक टैक्सा में जैसे मैमल्स एक मोनोफाइलेटिक टैक्सा में आ रहे हैं, आल्दो बर्ड्स भी रेप्टाइल से डेविएट बने हैं और मैमल भी रेप्टाइल से ही बने हैं, लेकिन क्योंकि वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो मोनोफाइलेटिक टैक्सा में मैमल्स आएंगे जो कि यानी ऐसे मेंबर आएंगे जो कि एक ही एंसेस्टर से, जिनका एंसेस्टर सेम है, लेकिन रेप्टाइल के सारे डिसेंडेंट्स को मिलाकर आप एक टैक्सा नहीं बनाओगे, बल्कि इस बेस पे बनाओगे कि ये कितने सेम हैं और कितने डिफरेंट हैं। जो डिसेंडेंट्स आपस में ज़्यादा सेम होंगे उनको मिलाकर आप एक टैक्सा बना लोगे, और जो डिसेंडेंट्स डिफरेंट हैं उनको मिलाकर आप एक टैक्सा बना लोगे। समझ आ गई इस बात की? तो इस तरह से होलोफाइलेटिक टैक्सा डिफरेंट फ्रॉम दी मोनोफाइलेटिक टैक्सा। इसके अलावा भी क्लैडिस्ट में कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ हैं कि उन आपको इन रूल्स को फॉलो करना मुश्किल काम है। जैसे कि कुछ ऐसे रूल जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किए जाते हैं, उनमें से पहला रूल क्या है? कैटेगोरिकल रैंक ऑफ अ टैक्सा इज़ डिटरमिन्ड बाय जियोलॉजिकल एज, यानी जो रैंक है वही उसकी एज है। अगर रैंक ज़्यादा है तो एज भी ज़्यादा है, अगर रैंक कम है, आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि रैंक क्या है, ये है आपका स्टेट, आपने इसको किस जगह पर रखा है टैक्सा को। अगर आपने टैक्सा को जीनस में रखा है, टैक्सा को आप इस टैक्सा को आपने ऑर्डर में रखा है, या फिर आपने इसे फाइलम में रखा है। अगर आपने किसी टैक्सा को फाइलम में रखा है तो उसका मतलब है कि ये पुराना है, और अगर आपने किसी टैक्सा को जीनस में रखा है तो उसका मतलब है ये नया टैक्सा है, ये इसकी जूलॉजिकल एज है, नया बनने वाला टैक्सा है। जबकि ये एक बिल्कुल गलत रूल है, इसको सभी जो है वो रिजेक्ट करते हैं। बहुत से नए बनने वाले टैक्सा में इतनी ज़्यादा डेविएशन आ चुकी होती है कि आप उसको फाइलम में रख देते हो, तो ये दिस इज़ रिजेक्टेड, ये दिस इज़ यूनिवर्सली रिजेक्टेड। सेकेंड जो है वो रूल क्या है? डेविएशन रूल, जो सेज दैट व्हेन अ स्पीशीज स्प्लिट्स वन ऑफ द टू डॉटर स्पीशीज टेंड टू डेविएट मोर स्ट्रांगली दैन द अदर। यानी क्लैडिस्ट के अकॉर्डिंग एक स्पीशी जब स्प्लिट करती है तो वो सिर्फ दो और स्पीशी बनाती है, यानी डाइकॉटमी होती है, जिसमें से एक बनने वाली एक स्पीशी अपने पेरेंटल स्पीशी जैसे ही होती है, जबकि दूसरी जो है वो अपनी स्पीशी से डेविएट करते, बहुत ज़्यादा डेविएट कर रही होती है। इनको हम सिस्टर टैक्सॉन का नाम देते हैं, जो एक ही से बनते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि स्पीशीज़ जब स्प्लिट करे तो एक से ज़्यादा स्पीशीज़ में स्प्लिट करे। सेकेंडली ये भी हो सकता है कि दोनों स्पीशी में एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस ज़्यादा हो, पेरेंटल स्पीशी जैसी ना रहें वो, या पेरेंटल स्पीशीज़ जैसे ही रहें, तो इसमें ये कोई रूल नहीं है। थर्ड क्या है? ई स्पीशीज़ टर्मिनेटेड बाय स्प्लिट इनटू टू डॉटर स्पीशीज़, यानी जैसे मैंने आपको बताया कि क्लैडिस्ट के मुताबिक एक स्पीशीज़ जो सिर्फ दो ही स्पीशी में स्प्लिट होती है, और जब एक स्पीशी स्प्लिट हो जाती है तो वो खुद ख़त्म हो जाती है। क्लैडिस्ट के मुताबिक वो स्पीशी जब स्प्लिट हो जाती है तो वो खुद ख़त्म हो जाती है, यानी स्पीशी जब बनती है, स्पीशी कब तक, कहाँ से कहाँ तक रहती है? जब वो बनती है तब से लेकर जब वो स्प्लिट होती है तब तक, उसके बाद वो स्पीशी ख़त्म हो जाती है। तो ये कुछ एरोनियस कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको लेकर हम एक साउंड क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न जिसकी वजह से एक अच्छी क्लासिफिकेशन क्लैडिस्ट नहीं कर सकते वो ये है कि इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के मीनिंग बदल दी हैं। जैसे कि टर्मिनोलॉजी फाइलॉजनी जैसे कि पहले बात हुई, फाइलॉजनी एक पूरा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डिसेंड है, कि कैसे जो इंडिविजुअल, ये सबसे पहले जो है वो टॉम हैकल ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसने एक पूरे प्रोसेस को फाइलॉजनी का नाम दिया था, जिसके मुताबिक जो है वो इनकी किस तरह से ये अपनी डिसेंड होते हैं अपने इंसेस्टर से, और इसमें एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस और डाइवर्जेंस दोनों शामिल हैं। जबकि जो हैनिंग है उसके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस यानी स्प्लिटिंग है, इसमें एक्सटेंट ऑफ डाइवर्जेंस नहीं आती है। तो ये इसने फाइलॉजनी का मतलब चेंज कर दिया है, जो कि जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन क्रिएट करता है लिटरेचर। इसके अलावा सेकेंड मोनोफाइलेटिक की टर्म जो है ये भी हैनिंग ने ही दी थी, और इसके मुताबिक जो है
वो जितने भी टैक्सा जिन जो कि सेम इंसेस्टर शेयर करते हों और और सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हो, उन्हें मिलाकर जो है एक टैक्सा बनाया जाता है जो कि मोनोफाइलेटिक टैक्सा जिसका नाम दिया जाता है। जबकि हैनिंग के मुताबिक जो है मोनोफाइलेटिक इज़ प्रोसेस ऑफ डिसेंट, इसने जो टैक्सा का नाम दिया वो होलोफाइलेटिक था और मोनोफाइलेटिक को इसने प्रोसेस ऑफ डिसेंट का नाम दिया, जो कि कन्फ्यूजिंग है। इस तरह से जो है वो ये इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जाती है। बहुत से क्योंकि जो क्लाडिस्ट क्लासिफिकेशन है उसमें सिर्फ सिस्टर ग्रुप कंपैरिजन किया जाता है कि जब एक स्पीशी स्प्लिट होती है तो वो दो स्पीशी में स्प्लिट हो जाती है, जिसमें से एक जो है वो ज़्यादा अपने पेरेंटल जैसी होती है, दूसरी पेरेंट से अलग होती है, और वो स्पीशी जब स्प्लिट होती है तो खुद खत्म हो जाती है बाय गिविंग राइज टू टू अदर स्पीशीज़। तो इस तरह से जो एंसेस्टर डिसेंडेंट जो कंपैरिजन है वो इररेलेवेंट बन जाता है, और कंपैरिजन किसके दरमियान किया जाता है? बिटवीन टू सिस्टर टैक्सॉन। तो इस तरह से किसी भी तरह के ये जो प्लीजोमॉर्फिक कैरेक्टर या एंसेस्टर कैरेक्टर्स हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहते, बल्कि साइनापोमॉर्फिक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो दोनों सिस्टर टैक्सा शेयर कर रहे हों, और ताकि आप जो हैं इनको क्लासिफाई कर सकें। तो जो एक और इसी वजह से बहुत से क्लाडिस्ट जो हैं वो अपनी अपनी क्लासिफिकेशन देते हैं, एंड देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स इन क्लाडिस्ट एज वेल। क्लाडिस्ट में ही बहुत से ऐसे ग्रुप बन चुके हैं जो कि अपनी मुख्तलिफ जो है वो देते हैं जस्टिफिकेशन। जैसे कि एक ग्रुप है पैटर्न क्लैडिस्ट का। पैटर्न क्लैडिस्ट कहते हैं कि क्लैडोग्राम जो है वो फाइलॉजनी रिफ्लेक्ट नहीं करती, बल्कि वो करेक्टर्स को रिफ्लेक्ट करती है, यानी वो ओरिजिनल स्पीशीज़ को नहीं बता रही बल्कि ओरिजिन ऑफ करेक्टर्स बता रही हैं कि वो भी जो है वो उनकी अप्रोच भी फिनेटिक्स की तरह इंडक्टिव है, और वो कहते हैं कि हम क्लासिफिकेशन का मकसद जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री को फाइंड आउट करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद स्पीशीज़ में, इंडिविजुअल्स में एक नेचुरल ऑर्डर को फाइंड करना है कि किस ऑर्डर से वो प्लेस हुए हैं। तो इसको पैटर्न क्लाइडिस्ट को भी जो है वो रिजेक्ट किया जाता है बाय मैनी, और बहुत से जो हैं इस पर भी इनके अपने अंदर भी बहुत सी डिफरेंसेस जो हैं वो आ चुके हैं। तो क्लाइडिस्ट एनालिसिस जो है उसका बेसिक मकसद जो है वो क्लोजनेस ऑफ रिलेशनशिप को फाइंड करना है ऑन द बेसिस ऑफ सैनापोमॉर्फिस, और बेसिक इसका मकसद जो है वो है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पाथवे ऑफ फाइलॉजनी, कि जिस तरह से डिसेंट्स हुए हैं, किस तरह से एंसेस्टर से जो हैं वो मतलब टैक्सा बने हैं, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और इसी की बेस पर जो है वो क्लासिफिकेशन की जाए। तो सैनापोमॉर्फिस जो हैं वो इन्फर्ड ओरिजिन ऑफ करेक्टर्स होती हैं एक्चुअल करेक्टर्स की बजाय। ऐसा हो सकता है कि एक्चुअल करेक्टर ना हो लेकिन वो सैनापोमॉर्फिक हो, जैसे स्नेक की लेग्स, 4 लेग जो हैं वो इन्फर्ड हम करते हैं कि ये 4 लेग इसकी सैनापोमॉर्फी है, इसलिए हम इसको रेप्टाइल में रखते हैं, जबकि एक्चुअल में ये करेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से जो है वो हम साइनापोमॉर्फिस जो हैं वो कोई एक्चुअल करेक्टर्स के अलावा इन्फर्ड करेक्टर्स भी हो सकती हैं। बेसिकली जब भी हम स्प्लिटिंग करते हैं तो ये स्प्लिटिंग एक स्पेसिएशनल इवेंट है, यानी जब एक टैक्सा स्प्लिट करता है इनटू 2 तो वो एक स्पेसिएशन का इवेंट है, उस वक्त स्पेसिएशन हुई है और ये दो जो है वो आप कह सकते हैं स्पीशी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आपने ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो करेक्टर्स हैं उनको क्लासिफाई कर सकें, जैसे कि साइनापोमॉर्फी करेक्टर्स कौन से हैं, एपोमॉर्फिक करेक्टर्स कौन से हैं, प्लीजोमॉर्फिक कौन से हैं, तो पैट्रिस्टिक या प्रिमिटिव करेक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। तो ये सब जो हैं प्लीजोमॉर्फिक ही जो हैं वो प्रिमिटिव या पैट्रिस्टिक करेक्टर्स भी कहलाते हैं। तो ये सब इन सब करेक्टर्स को आपने अच्छी तरह से जो है इनकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए है, और ये ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको विद एग्जांपल जो है वो लर्न करें।